हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़े और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखे। अब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। वो ये था कि यूसीएम जो होती है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होती है, मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन होती है। ओके, यूसीएम के लिए खास बात क्या पढ़ी थी अपन ने कि उसके अंदर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। लीनियर स्पीड जिसको बोलते हैं अपन, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना, ये चीज पढ़ी है तुमने, लिखी हुई है। और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ये कांस्टेंट होता है। बट उसमें एक्सेलरेशन जो आता है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन होता है वो? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसके बारे में एकदम बेसिक में तुमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुमको याद नहीं भी है तो उसमें। ओके, सबसे इंपॉर्टेंटली हम लोग आज पढ़ेंगे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? द एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, और एक बात ध्यान में रखना है, इसके अंदर एक पॉइंट लिख के रख लो, इट अराइजेज ड्यू टू चेंज इन magnitude of extremely sorry, it arises due to change in direction of velocity। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना। दूसरा, इट इज ऑल्सो नोन एज, ये सब पॉइंट्स नोट करके रखो, ऑल्सो नोन एज रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है तो ये नोट डाउन करके रखना है। इट इज ऑल्सो नोन एज रेडियल एक्सेलरेशन। वाई? बिकॉज इसका डायरेक्शन, ओके, इसका डायरेक्शन क्या है? अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर। ओके, या फिर इसको तुम कैसे लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो इसको हम लोग? रेडियली इनवर्ड्स। ओके, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा है अपोजिट टू रेडियस वेक्टर। ये सभी बातें ध्यान में रखना है, सीईटी के काम में आएगा, ये सब चीजें सीईटी के लिए काम में आएगा। ठीक है, क्लियर है? सबने नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन करते चलो साथ ही साथ। अब हम लोग बात करेंगे इसके फॉर्मूले की। एसीपी, इसका फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, एज आई सेड वो 11th स्टैंडर्ड में है, तो हम लोग डिराइव नहीं करेंगे उसको, सभी सिर्फ फॉर्मूला याद रखेंगे। पहला है v स्क्वायर बाय आर। पहला क्या है? v स्क्वायर बाय आर। v इज लीनियर स्पीड एंड r इज रेडियस। ठीक है, अब हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना, पिछले लेक्चर में ही पढ़ा हम लोगों ने, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। वो अगर यहां सब्सटीट्यूट किया, v के जगह आर ओमेगा सब्सटीट्यूट किया, तो एसीपी का दूसरा वैल्यू कितना बनेगा? आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, विच इज आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर। एक आर कट गया तो क्या बचा? आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, इसका तीसरा भी फॉर्मूला है जो हमको याद होना चाहिए। ओके, वो क्या है? देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आर ओमेगा स्क्वायर है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर ओमेगा इंटू ओमेगा। आर ओमेगा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर ओमेगा इंटू ओमेगा। आर ओमेगा यानी क्या होता है बेटा? वी, तो इट इज वी ओमेगा वेक्टर एसीपी। एसीपी का फॉर्मूला बन गया तीसरा, वी ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर स्पीड। ओके, अब बात करेंगे वेक्टर फॉर्म के, वेक्टर एसीपी। ठीक है, अब सबसे पहले लिखेंगे एक वेक्टर फॉर्म जो आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर। माइनस क्यों लगाया? माइनस ये इंडिकेट करेगा कि जो वेक्टर आर की डायरेक्शन है वो एसीपी के अपोजिट है। जो वेक्टर आर की डायरेक्शन है वो एसीपी के अपोजिट है, ध्यान में रखना है, यहां पे लिखा है अपन ने अपोजिट टू रेडियस वेक्टर, इसलिए माइनस याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंटली। माइनस अगर नहीं है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर फॉर्म। ओके, दूसरा ओके, अब ये वाला, इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस वी स्क्वायर बाय आर इंटू आर कैप। आर कैप के अपोजिट। ओके, ये याद रखना है, क्लियर?
तो ये दो फॉर्म वेक्टर के याद रखना है तुम लोगों को बहुत अच्छे से। अगर तुमको विजुअलाइज करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को तो ध्यान में रखो, जैसे पार्टिकल यहाँ पे है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ACP ऐसा रहेगा। ओके, पार्टिकल कैसा भी गोल घूम रहा हो, पार्टिकल यहाँ पे है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर रहेगा, पार्टिकल इधर है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर रहेगा, पार्टिकल इधर है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऊपर रहेगा। यानी हम लोग एक चीज समझे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम नहीं होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम नहीं होती है, हर जगह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग अलग है, वो नोट डाउन कर लो। इट हैज डिफरेंट डायरेक्शंस एट ईच पॉइंट, हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग है, बट मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट फॉर यूसीएम। यूसीएम में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन अलग है, किसका? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। ठीक है, समझ में आया सबको? क्या याद रखा आखिरी के 2 पॉइंट्स में अपन ने कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यूसीएम के अंदर कांस्टेंट होता है और यूसीएम में डायरेक्शन हर जगह अलग होती है। और डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, या फिर रेडियली इनवर्ड्स, या फिर अपोजिट टू रेडियस वेक्टर। सभी को समझ में आया? ओके, लेक्चर पॉज करो और नोट डाउन कर लो इसको, है ना। नेक्स्ट हेडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। जहां एक्सेलरेशन आता है न्यूटन्स के हिसाब से वहां फोर्स भी आता है, जहां जहां एक्सेलरेशन है वहां वहां फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट FCP, दैट इज इक्वल टू मास टाइम्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। MA, F इज इक्वल टू MA होता है ना, तो FCP इज इक्वल टू M इंटू ACP। तो FCP इज इक्वल टू M इंटू ACP का पहला फॉर्मूला क्या है? V²/R। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला FCP का, FCP सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? MR⍵²। और तीसरा फॉर्मूला क्या रहेगा? MV⍵। तीनों फॉर्मूलेस याद रखना है। ओके, डायरेक्शन इसके लिए भी, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ये होगी डायरेक्शन, या फिर रेडियली इनवर्ड्स, या फिर अपोजिट टू रेडियस वेक्टर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए इतनी बातें ध्यान में रहेंगी। ओके, वेरी सिंपल। ओके, अगला एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितने एक्सेलरेशन होते हैं? तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। वो किसके लिए था? सर्कुलर मोशन। अब किसकी बात चल रही है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूसीएम। तो देयर आर 2 एक्सेलरेशंस इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। किसके वजह से आता है? इट अराइजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, है ना, पढ़ा था ना, अभी समझाया था ना कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों आता है? बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, इसके फॉर्मूलेज भी पढ़े अपन ने 3, ACP इज इक्वल टू V²/R, R⍵², V⍵, ये सब लिखना है आप लोगों को। ओके, दूसरा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट। ये देखो नया एक्सेलरेशन आया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका डायरेक्शन नाम से ही समझ में आ जाता है, टेंजेंट पे रहता है, और इट अराइजेस ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना। ये किसकी वजह से आता है? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये किसकी वजह से है? ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यानी अगर तुमको नॉन यूसीएम में इसको एक्सेलरेशन को इमेजिन करना है तो सपोज ये यूनिफॉर्म नॉन यूसीएम चल रहा है। ओके, अब पहला एक्सेलरेशन कौन सा है? ACP, ये रहेगा ACP, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? टेंजेंशियल, तो ये रहेगा टेंजेंशियल, ठीक है। टेंजेंशियल का फॉर्मूला है AT इज इक्वल टू dV/dt। समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ, ओके, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। ओके, अब इनका जो रिजल्टेंट रहेगा, रिजल्टेंट ऐसा रहेगा, देखो ध्यान में दो, मैंने वो लिखा नहीं है पॉइंट, सबको ध्यान देना है। ये रहेगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला क्या रहेगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का? ये फॉर्मूला लिख लिया सबने, इसके बाद में लिखना है सबको, ये डायग्राम बनाना है और उसके लिए बाद में लिखना है वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर ACP
प्लस वेक्टर AT, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट है नहीं है, रिजल्टेंट यानी एडिशन, वेक्टर में समझाया था। अब तो वेक्टर ए कितना, ए का मैग्नीट्यूड अगर निकाला तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ACP स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस 2ACP AT कॉस थीटा, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो कॉस 90 कितना हो गया, 0। तो मैं वो टर्म यहां पे लिखता हूं, A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ACP स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ये याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है। सभी को ध्यान में आए, ये सारी चीजें लिख लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होती है तो क्या होता है, याद रखना, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यानी अल्फा की डायरेक्शन अगर चेंज होंगी तो उसके वजह से ओमेगा की डायरेक्शन भी चेंज होगी, अल्फा चेंज होगा इसलिए ओमेगा चेंज होगा। अगर ओमेगा चेंज हो गया यानी सपोज पहले ये ओमेगा की डायरेक्शन है, अब अगर ओमेगा चेंज हो गया, ओमेगा की डायरेक्शन चेंज हो गई यानी ऐसी होगी, तो पार्टिकल अब ऐसा गोल घूमेगा, ओके। यानी उसका जो प्लेन ऑफ रोटेशन है, क्या, प्लेन ऑफ रोटेशन दैट विल चेंज, प्लेन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा, याद रखना। क्या चेंज होने से, ओमेगा चेंज होने से, ओके। ओमेगा चेंज क्यों हुआ, क्योंकि अल्फा चेंज हुआ, ओके। अल्फा यानी क्या था बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज करने से ओमेगा चेंज होता है, ओमेगा चेंज करने से प्लेन ऑफ रोटेशन चेंज होता है। सो दीज आर ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आया सबको यहां तक, ओके। रियल फोर्स, रियल फोर्स की डेफिनेशन, रियल फोर्स is a force which is produced due to interaction between the objects, that force is known as real force, okay। यानी दो ऑब्जेक्ट्स के इंटरैक्शन की वजह से, ओके, यानी एक ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो, दूसरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग रियल इंटरैक्शन, और वो फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रियल फोर्स। समझ में, इसके एग्जाम्पल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल, Earth revolves around the sun in circular orbit due to gravitational force of attraction between the sun and the earth। यानी सन भी अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, अर्थ भी सन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, तो ये हो गया रियल इंटरैक्शन, ये हो गया इंटरैक्शन। इसीलिए ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल फोर्स, रियल फोर्स। नाम याद रखो, एग्जाम्पल भी याद रखना है, नोट डाउन करना है। दूसरा, रिलेटिव मोशन बिटवीन द सॉलिड सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट गिव राइज टू फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पे मूव करती तो दूसरी सरफेस पहले सरफेस पे और पहली सरफेस दूसरी सरफेस पे एक फोर्स एक्सर्ट करती, उस फोर्स को भी हम लोग क्या कहते हैं, रियल फोर्स। वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको फ्रिक्शनल फोर्स नाम दिया है, वो भी क्या है हमारे लिए, रियल फोर्स, क्योंकि जब दो सरफेस घस रही है तो दोनों एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट कर रही है, फोर्स एक्सर्ट कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं रियल फोर्स। इसका तीसरा एग्जांपल भी है जो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन तुमको पता होना चाहिए, न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन पे एक्सर्ट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस पे एक्सर्ट कर रहा है वो भी क्या है, रियल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको बोलते हैं, अपने को पढ़ना है आगे चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक रियल फोर्स है। समझ में आया सबको ये चीज, तो ये हो गया रियल फोर्स। रियल फोर्स का सग्गा भाई जो दूसरे कामों में माहिर है उसको हम लोग कहते हैं सूडो फोर्स। पी साइलेंट है बेटा, पी सूडो फोर्स नहीं बोलना उसको, सूडो, सूडो फोर्स। सूडो का डिक्शनरी का मतलब है फॉल्स, ओके। सूडो का डिक्शनरी मतलब क्या है, फॉल्स। तो सूडो फोर्स की डेफिनेशन क्या है, अ फोर्स विच अराइजेस ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज सूडो फोर्स। बहुत खतरनाक डेफिनेशन है, ध्यान से समझना इस चीज को। फोर्स जो किसकी वजह से आया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी ऐसा फोर्स जो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से आ रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन पढ़ेंगे, मैं समझाता हूं थोड़ी देर में, बस ध्यान रखो अभी। ऐसा फोर्स जो किसकी वजह से आया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के वजह से आया। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी क्यों आया, क्योंकि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन था।
ओके, दैट इज नोन एज सूडो फोर्स। तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है, सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो सर्कुलर मोशन में भी क्या रहेगा, एक सूडो फोर्स रहेगा। अब एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ओके, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ऐसी चीज जो कि जिससे ऑब्जर्वेशन हो रही है। दुनिया में क्या होता है, फिजिक्स में कैसा डिफाइन हुआ है, आज मैं रेस्ट पे हूं, मैं तुम्हारे हिसाब से रेस्ट पे हूं, तुम हो गए ऑब्जर्वर, मैं मूव करूंगा, मैं तुम्हारे हिसाब से मूव करूंगा क्योंकि तुम हो गए ऑब्जर्वर। अभी तुम ऑब्जर्वर कैसे हो, तुम अभी बैठ के मुझे देख रहे हो, मतलब तुम कैसे हो, रेस्ट पे। तो अभी जो मेरा मोशन ऑब्जर्व हो रहा है वो एक रेस्ट पे रखी हुई फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? रेस्ट पे रखी हुई फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम देख रहे हो और तुम रेस्ट पे हो। अगर अब तुम घूमने लगे तो अब जब तुम घूमते हुए मेरे को ऑब्जर्व करोगे तो तुम हो गए मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस? मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझे? ठीक है, अगर तुम घूम रहे हो और तुम मेरे को देख रहे हो, मेरे मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो तुम हो गए मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के भी दो प्रकार रहेंगे, एक मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड और एक है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक्सेलरेटेड, नॉन एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड। क्या हो गए? दो प्रकार, नॉन एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड। किसके प्रकार हुए? किसके प्रकार हुए? मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कितने प्रकार? दो प्रकार, पहला नॉन एक्सेलरेटेड, दूसरा एक्सेलरेटेड। प्रॉब्लम है एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कि जब उससे कोई ऑब्जर्वेशन ली जाती है, कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब कोई ऑब्जर्वेशन ली जाती है तो वो ऑब्जर्वेशन गलत होती है, क्योंकि उसमें एक फोर्स की जरूरत है, वो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स। ये कैसे है हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी सिर्फ इतना डेफिनेशन याद रखना है इसका। ओके, ऐसा फोर्स जो किसकी वजह से आता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज सेंट्रीपिटल। वर्ड काट दो, ये काट दो, ये मत लिखो भी। एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज सूडो फोर्स। इसका पहला एग्जांपल क्या है? व्हेन व्हीकल मूव्स अलोंग अ कर्व्ड रोड, पैसेंजर इन द व्हीकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व्ड फोर्स, दिस इज ड्यू टू सूडो फोर्स। है ना, तुमने ऑब्जर्व किया ये, जब तुम ऐसे गाड़ी से टर्न ले रहे हो, तुम गाड़ी में बैठे हो, फोर व्हीलर में बैठे हो, तो फोर व्हीलर में जैसे ही टर्न लेते हो तुम बाहर की तरफ, ऐसे तुम पे फोर्स लगता है। तुमको सिखाया कि स्कूल में, तुमको स्कूल में सिखाया गया कि भाई जब टर्न लेंगे तो ऐसे बाहर जाना है, जब इधर टर्न लेंगे तो इधर बाहर जाना है, जब इधर टर्न लेंगे तो इधर बाहर जाना है। ऐसा तुमको सिखाया क्या? नहीं, हम पे फोर्स लगा है। कौन लगा रहा है ये फोर्स? ये फोर्स का एग्जिस्टेंस नहीं बता सकते, इसे ये इमेजिनरी फोर्स है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स। समझ में आए? दूसरा एग्जांपल, व्हेन वी आर ट्रैवलिंग बाय अ बस एंड इफ इट स्टॉप सडनली वी फील अ पुश इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस इज ड्यू टू सूडो फोर्स। है ना, क्लियर? जैसे ही तुम चल रहे हो, बस एकदम से रुकती है तो तुमको कोई पीछे से धक्का मारता है क्या? नहीं, अभी सामने जा, सामने जा, ऐसा तुम पे फोर्स लगाना सामने। वो जो सामने का फोर्स है वो भी क्या है? एक सूडो फोर्स है। ओके, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है मालूम है क्या? तुमको सिर्फ ये याद रखना है और एग्जाम में लिखना है, दैट्स इट। याद करके लिखना है, वो भी पूछा गया तो, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो क्या है, सिंपल सा टॉपिक है ना। सूडो फोर्स कब आता है? सूडो फोर्स कब आता है? जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, तभी सूडो फोर्स आता है। कौन से दो एग्जांपल्स है उसके? भाई जब गाड़ी मूव हो रही है, टर्न हो रही है, ओके, एक कर्व रोड पे टर्न हो रही है, तो उन पे जो आउटवर्ड फोर्स लगता है वो सूडो फोर्स है। जब बस चल रही है, वो एकदम से रुक जाती है, तो पैसेंजर पे, सब पे सामने की तरफ फोर्स लगता है, वो भी क्या एक सूडो फोर्स है। सिंपल है, बस इतना ही याद रखना है ना। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट। इन सभी कॉन्सेप्ट को याद रखो अच्छे से, इनको सभी को अच्छे से पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ, सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ अपने बुक में बहुत अच्छे तरीके से, सो दैट अच्छा स्कोर कर सको। है ना, दैट्स इट। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे का पार्ट्स पढ़ेंगे।